हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आप लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने ही चैनल फटाफट एजुकेशन में। तो आप लोग के लिए आज है झारखंड हिस्ट्री। और झारखंड हिस्ट्री में सबसे तो नहीं बोल सकते हैं, पहला लेसन है प्रागैतिहासिक काल में झारखंड। तो वही मैं आज पढ़ाने जा रही हूँ आप लोगों को। तो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, इसलिए आप लोग जितना से ज़्यादा शेयर कर सके और लाइक सब्सक्राइब भी कर सके तो बहुत अच्छी बात है ये। और आप लोगों का ऐसे ही प्यार बना रहे, आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहिए, ठीक है। और आप लोग प्लीज़ 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 ऐसे ही चैनल को सपोर्ट करते रहिए। और जितना से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब जितना ज़्यादा हो वो कीजिए, ठीक। पहले मोटिवेशन कोड है आप लोगों के लिए कि आशा और विश्वास का जवाब नहीं होता, वे अनिश्चितता और बुरे वक्त से निकलने में आपकी मदद करते हैं। तो आशा और विश्वास बनाए रखिए, ज़रूर से ज़रूर आप सक्सेस होंगे एक दिन, ठीक है। और आज झारखंड हिस्ट्री जो होता है उसका ये पहला लेसन है, झारखंड का ऐतिहासिक काल। तो ये जो हुआ था, झारखंड जो नाम कैसे पड़ा, तो ये झाड़ी यहाँ पे जब इसको अलग किया गया बिहार से, तो झाड़ी और वन की अधिकता के कारण इसको झारखंड नाम पड़ा है यहाँ, ठीक। झारखंड राज्य का झाड़ियाँ और वनों की बहुलता के कारण झारखंड का नाम राज्य का नाम झारखंड पड़ा, ठीक। और झारखंड का शाब्दिक अर्थ है वन क्षेत्र। तो वनों का जो क्षेत्र होता है, वन प्रदेश जो होता है वो झारखंड का शाब्दिक अर्थ है। और विभिन्न कालों में झारखंड प्रदेश को भिन्न भिन्न नामों से भी जाना जाता है। जैसे मैं बताती हूँ आपको, जैसे हिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे हेंगत्सवांग आए थे, और ऐत्रेय ब्राह्मण था, अथर्ववेद था उसमें। तो उसी सब में झारखंड भी तभी था। और उस टाइम में जब झारखंड को अलग अलग नाम से जो जाना गया, तो ये मैं बताऊंगी कि उस टाइम में झारखंड को अलग अलग नामों से जाना गया। और जानते जानते झारखंड को झारखंड नाम से पर कैसे आया, झारखंड को झारखंड ही कहा, कैसे कहा, तो वो मैं बताऊंगी, ठीक। तो देखते हैं अब काल। तो किस किस काल में कौन कौन आया और उन्होंने क्या नाम रखा झारखंड का, तो यही मैं बताने का प्रयास करती हूँ अभी। तो ऐत्रेय ब्राह्मण जो है, जो वो जब आए थे तो वो झारखंड का नाम उस समय था पुंड या पुंड्र, ठीक। तो पुंड्र या पुंड भी कहा जाता था झारखंड को। और वहीं जब अथर्ववेद आया, अथर्ववेद का जो उल्लेख है उसमें व्रात्य प्रदेश कहा गया झारखंड को। और समुद्रगुप्त का जो प्रयाग सशस्ती है तो उसमें मुरंड कहा गया, ठीक। मुरुंड कहा गया झारखंड को। समुद्रगुप्त का प्रयाग सशस्ती में मुरंड कहा गया। और अथर्ववेद में व्रात प्रदेश कहा गया। और ऐत्रेय ब्राह्मण में पुंड्र या पुंड कहा गया झारखंड को। भागवत पुराण में अगर देखते हैं, भागवत पुराण की अगर बात करें तो इन्होंने झारखंड का नाम किक्किट बताया, किक्किट प्रदेश, ठीक। भागवत पुराण में झारखंड का उस वक्त का नाम था किक्किट प्रदेश। महाभारत में अगर दिग्विजय पर्व के बारे में जो लिखा गया है उसमें झारखंड को पुंडरीक बताया, पशुभूमि, कर्कखंड और अर्कखंड, ये 4 थे, जिसमें से पुंडरीक सबसे इम्पोर्टेंट था। कि महाभारत काल में उस टाइम पर झारखंड को पुंडरीक, पशुभूमि, कर्कखंड और अर्कखंड चारों आपको याद रखना है, ठीक। आते हैं 13वीं सदी के ताम्रपत्र में। 13वीं सदी का जो ताम्रपत्र है और तारीख ए फिरोज शाही और तारीख ए बंगला जो लिखा गया था, ये दोनों साहित्य, तो उसमें झारखंड को झारखंड ही बताया गया है, कि झारखंड को झारखंड ही बताया गया है। 13वीं सदी के ताम्रपत्र, तारीख ए फिरोज शाही और तारीख ए बंगला, झारखंड को झारखंड ही बताया गया। और सियार उल मुतखरिन भी एक साहित्य का नाम है, उसमें भी झारखंड को झारखंड ही बताया गया है, ठीक। और यहीं पे देखते हैं आयने मकबरी
ये भी एक साहित्य था। तो इस साहित्य में कोकरा या खंकरा दोनों बताया गया है झारखंड में। आईने मकबरी में कोकरा और खंकरा दोनों बताया गया है। और वहीं टॉलमी ने बताया है झारखंड को मुंडल। टॉलमी के द्वारा जो बताया गया था झारखंड को वो मुंडल था। वहीं पे मैंने पहले बताया अभी कि हेमस्वंग के जब आए थे तो उन्होंने झारखंड को किस नाम से बुलाया है, तो उन्होंने बुलाया है किलो नासू कालाना। तो आपको पता ही होगा कि चीन में क्या क्या कैसे कैसे नाम होता है, कुंग फू सी चुकी ऐसे कुछ होता है। तो वह चीन के ही थे और उन्होंने झारखंड को किलो नासू कालाना बताया और कर्ण सुवर्ण ये दोनों बताया है। ठीक, किलो नासू कालाना और कर्ण सुवर्ण किसके द्वारा बताया गया है? हेमस्वंग के द्वारा बताया गया है। और तुजुक ए ही जहांगीरी, तुजु के जहांगीरी में खोखरा बताया गया है झारखंड को। ठीक, तुजु के जहांगीरी एक ये साहित्य है और उसमें उस साहित्य में झारखंड को खोखरा बताया गया है। ठीक देखिए और भी देखते हैं काल और नामकरण किस काल में फिर किस हुआ था। तो देखिए ऋग्वेद में झारखंड को किक्कट प्रदेश बताया। ठीक, ऋग्वेद में झारखंड को किक्कट प्रदेश बताया। और वायु पुराण की बात करें तो झारखंड को मुरंड बताया। उसमें मुरुंड था पहले और अब वायु पुराण में मुरंड बताया गया। विष्णु पुराण का बात करते हैं तो विष्णु पुराण में झारखंड को मुंड बताया गया है कि झारखंड मुंड कहा जाता है झारखंड को ही। तो ये विष्णु पुराण में था, मुंड बताया गया है झारखंड को। और जहाँ पूर्व मध्यकालीन सांस्कृतिक साहित्य का बात करें तो पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में झारखंड को कलिंद देश के नाम से संबोधित किया गया है। ठीक, तो पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य को झारखंड को किस नाम से संबोधित करते हैं? तो वो कलिंग देश है। ठीक, और देखते हैं जो कबीर के दोहे हैं और पद्मावत और जायसी द्वारा रचित है और अकबरनामा ये सारा साहित्य है कबीर के दोहों को छोड़कर। और पद्मावत जो है और जायसी द्वारा जो रचित जो है पद्मावत उसके बारे में बात किया जा रहा है। और अकबरनामा जो है, अकबरनामा, कबीर के दोहे, पद्मावत ये तीनों झारखंड को झारखंड ही बताया गया है। ठीक, मतलब उस टाइम में झारखंड को झारखंड ही बताया गया था। और कोटिल का जो अर्थशास्त्र है जिसको चाणक्य कहते हैं, विष्णुगुप्त कहते हैं, कौटिल्य जो राजनीतिक बेसिस पे जो बुक लिखा है कौटिल्य ने, चाणक्य ने, उन्होंने अपने टाइम में कुकुट देश बताया है या कुकुट देश या कुकुट झारखंड को बताया है। तो चाणक्य ने झारखंड को किस राज्य से संबोधित किया है? कुकुट या कुकुट देश। ठीक है, और वहीं पे फाहियान, आप लोगों को पता होगा, हिस्ट्री में पढ़े होंगे, फाहियान द्वारा झारखंड को कुक्कुट लाट बताया गया है। ठीक, उन्होंने कुक्कुट लाट का प्रयोग किया है झारखंड के बारे में। मुगल काल की बात करते हैं तो मुगल काल में खुखरा, कुकरा या कोकरा ये तीनों बताए गए हैं। खुखरा, कुकरा और कोकरा ये तीनों बताए गए हैं कहाँ? मुगल काल में झारखंड को खुखरा, कुकरा या कोहरा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में हुआ था जब, तो वहाँ पे झारखंड को छोटा नागपुर के बारे में बताया गया है। झारखंड को छोटा नागपुर से संबोधित किया गया है, किसमें? ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में। तो देखिए क्वेश्चन यही आएंगे, क्वेश्चन ऐसे आएंगे जैसे इसको ही ले लेते हैं कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र को झारखंड का जो नाम संबोधित किया है वो किस नाम से संबोधित किया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस नाम को दर्शाया है? तो यहाँ पे ऑप्शन रहेंगे और वहाँ पे कुकुट देश या कुकुट लिखा होगा तो आपको ये सही करना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। मैं कुछ चैप्टर पहले लेने दीजिए, ये सब्जेक्टिव है तो पहले लेने दीजिए, उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे कि एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आते हैं।
एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं इसलिए। तो सब्जेक्टिव अगर पढ़ लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव भी आराम से आप लोग करेंगे। और फिर इसमें ये भी बात है कि अगर सब्जेक्टिव में अगर हल्का फुल्का अगर इधर उधर हो भी जाता है कुछ, तो ऑब्जेक्टिव में ये कवर कर लेंगे हम लोग। ठीक है, ऑब्जेक्टिव कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हैं। तो ऑब्जेक्टिव का भी सेशन लेके आऊँगी मैं MCQ। तो आप लोग बने रहिए, और जब भी मैं क्लास लेके आऊँ तो आप लोग कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठे, ताकि कुछ कुछ नोटिंग हो पाए। ठीक, वहीं नोट के आधार पर ये देखा जाता है कि झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम जो साहित्य उल्लेख है वो ऐत्रीय ब्राह्मण में मिलता है। तो ये भी पूछा जाता है, जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन मिलेगा कि झारखंड प्रदेश जो है वो सर्वप्रथम साहित्यिक उल्लेख कहाँ मिलता है, तो ये आपको बताना पड़ेगा ऐत्रीय ब्राह्मण में मिलता है। ठीक, वहीं पे नोटिंग है एक और कि झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण 13वीं सदी के पत्र में मिला है। तो ताम्र पत्र आप लोग को पता ही होगा, हिस्ट्री में पढ़े ही होंगे। तो झारखंड शब्द का जो फर्स्ट बार जो पुरातात्विक प्रमाण मिले थे, तो वो 13वीं सदी के ताम्र पत्र में मिलता है। और वहीं पे बात करते हैं प्राचीन काल में जो गुप्त शासक थे और जो गौड़ शासक थे शशांक, आप लोग को पता होगा प्राचीन काल के गुप्त शासक और गौड़ शासक शशांक ने झारखंड क्षेत्र को सर्वाधिक समय शासन किया था। तो झारखंड में ये जो शशांक जो शासक हैं, तो वो गौड़ शासक है, और गुप्त काल के भी गुप्त शासक भी आए थे, जो झारखंड क्षेत्र में सर्वाधिक समय बिताए थे और वहाँ पे झारखंड में शासन किए थे। ठीक, वहीं पे देखते हैं मध्यकाल में। तो मध्यकाल में झारखंड में क्षेत्रीय राजवंशों का शासन स्थापित था। तो मध्यकाल में जब आते हैं, मध्यकाल जब प्राचीन काल में गुप्त शासक और गौड़ शासक शशांक ने झारखंड में सर्वाधिक समय बिताया था। और वहीं पे मध्यकाल की बात करें तो मध्यकाल में झारखंड में क्षेत्रीय राजवंश आ चुके थे और उन्होंने अपना शासन स्थापित किया था। ठीक, और वहीं पे देखते हैं हेमस्वांग में देखते हैं तो उन्होंने क्या किया, राजमहल क्षेत्र के लिए कीचांग काइलो, ठीक, कीचांग काइलो, और इनका एक पुस्तक था सियुकी, तो उसमें चर्चा किया है। तथा इसके पहाड़ी क्षेत्र के लिए दामिनी कोह, जो झारखंड में पहाड़ी क्षेत्र है और आप लोग को पता ही है, और उस पहाड़ी क्षेत्र को उन्होंने यानी हेमस्वांग ने दामिनी कोह शब्द कहा है, और शब्द है अर्थ पहाड़ी क्षेत्र, ठीक, का प्रयोग किया है। तो हेमस्वांग राजमहल के लिए क्या लिखा, कीचांग काइलो, और एक पुस्तक लिखी थी सियुकी। हेमस्वांग का बहुत इम्पोर्टेंट पुस्तक है सियुकी, ठीक है। और उसमें उन्होंने झारखंड को पहाड़ी का क्षेत्र कहा है, और उस क्षेत्र को उन्होंने अपने भाषा में दामिनी को कहा, और राजमहल क्षेत्र के लिए कीचांग काइलो का यूज किया है। ठीक, अब देखते हैं आगे। कैप्टन टेनर के सर्वेक्षण के आधार पर 1832 ईस्वी में दामिनी कोह की स्थापना हुई थी। इसके सीमांकन का कार्य 1824 ईस्वी में प्रारंभ हो गया था। तो कैप्टन टेनर थे, उन्होंने सर्वेक्षण के आधार पर 1832 ईस्वी में दामिनी कोह, जो हेमस्वांग के द्वारा बताया गया था, क्या बताया गया था, दामिनी कोह को पहाड़ी क्षेत्र का उसी टाइम में स्थापना हुआ था। और वो टाइम पीरियड क्या था, 1832, ये 1832 पीरियड था। और इसके जो सीमांकन है उसका कार्य 1824 में प्रारंभ हुआ था। ठीक, और वहीं पे देखते हैं प्राचीन काल में जो संथाल परगना क्षेत्र को नरी खंड कहा, और जबकि बाद में कांकजोल और जंगल तरी नाम से संबोधित किया गया था। तो प्राचीन काल में अगर हम लोग आते हैं तो प्राचीन काल में संथाल परगना क्षेत्र को नरीखंड, जो संथाल परगना है, झारखंड का जो संथाल परगना है उसको नरीखंड कहा गया। और वहीं पे जब उसके बाद में आया तो कांकजोल और जंगल तरी नाम से भी संबोधित किया गया। तो कब संबोधित किया गया, प्राचीन काल में संबोधित किया गया।
देखिए मैं रिपीट कर रही हूँ बात को, तो अच्छे से ध्यान में रख के आप लोग सुनिए और कुछ नोटिंग करिए ताकि यहीं पे आप लोग को याद हो जाए। तो प्राचीन काल में संथाल परगना क्षेत्र को नरीखंड कहा गया और बाद में कांकजोल और जंगल तरी के नाम से भी संबोधित किया गया था। ठीक, और वहीं पे मध्यकाल आते हैं। मध्यकाल में रांची को कोकरोह नाम से संबोधित किया गया था, जिसे बाद में क्रमशः चुटिया नागपुर, J.H. हैविट द्वारा नामकरण चूटा नागपुर और छोटा नागपुर कहा जाने लगा। ठीक, तो मध्यकाल जहाँ प्राचीन काल में संथाल परगना क्षेत्र को नरीखंड कहा गया और बाद में कांकजोल और जंगल तरी के नाम से संबोधित किया गया, वहीं पे मध्य प्रदेश में रांची को क्या कहा गया? कोकरा। ठीक, रांची को कोकरा नाम दिया गया और उसके बाद चुटिया नागपुर, चूटा नागपुर और छोटा नागपुर तीनों कहा गया। सबसे पहले रांची को क्या कहा गया? मध्यकाल में कोकरा, और उसके बाद क्या कहा गया? चुटिया नागपुर, चूटा नागपुर या छोटा नागपुर, ये तीनों कहा गया। और ये नामकरण जो हुआ था, चुटिया नागपुर, चूटा नागपुर और छोटा नागपुर, ये तीनों का जो नामकरण जो किया था, उनका नाम था J.H. हैविट के द्वारा किया गया था। ठीक, वो J.H. हैविट के द्वारा ये नामकरण हुआ था, चुटिया नागपुर, चूटा नागपुर और छोटा नागपुर। और मध्यकाल में रांची को क्या कहा गया? ये मध्यकाल रांची को कोकरा शब्द का प्रयोग किया गया, कोकरा नाम का प्रयोग किया गया। ठीक, 1834 ईस्वी में दक्षिण पश्चिमी फ्रंटियर एजेंसी की स्थापना के बाद इस एजेंसी का मुख्यालय विल्किसनगंज और किशुनपुर के नाम से जाना जाता है, जिसे बाद में रांची के नाम से जाना गया। तो 1834 ये क्वेश्चन आता है, ये इम्पोर्टेंट है, ये सारा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये सारा लाइन्स इम्पोर्टेंट है जो मैं पढ़ा रही हूँ। इसमें ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1834 ईस्वी में दक्षिण पश्चिमी फ्रंटियर एजेंसी की स्थापना हुई थी। ठीक, और इस एजेंसी का मुख्यालय कहाँ था? तो ऑप्शन दिया रहेगा, तो ये ऑप्शन मुख्यालय कहाँ था? विल्किसनगंज और किशुनपुर, ये दोनों एक ही नाम है, किशुनपुर बोलिए या विल्किसनगंज बोलिए। ठीक, और उसको बाद में रांची के नाम से भी जाना गया। ठीक, तो आप लोग अच्छे से ये याद रखिएगा। 1834 ईस्वी में दक्षिणी पश्चिमी फ्रंटियर एजेंसी की स्थापना हुई थी और इस एजेंसी का मुख्यालय विल्किसनगंज और किशुनपुर के नाम से भी जाना जाता है, जिसे बाद में रांची के नाम से भी जाना गया। ठीक, वहीं पे देख लेते हैं, वर्तमान जो धनबाद है उसको पूर्व में मानभूम भी कहते थे, मानभूम के भी नाम से जाना जाता था। कहाँ? धनबाद को पहले मानभूम के नाम से भी जाना जाता था। टॉलमी के अनुसार खरसावां के लिए करतानिया शब्द का प्रयोग किया गया था। तो टॉलमी ऊपर में भी देखिए हम लोग, टॉलमी के द्वारा खरसावां को करतानिया शब्द का प्रयोग किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? टॉलमी के द्वारा। तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि टॉलमी के द्वारा खरसावाओं के लिए कौन सा प्रयोग किया गया था, कौन सा शब्द का उपयोग किया गया था, प्रयोग किया गया था, तो वहाँ पे आप बोलिएगा करतानिया। ठीक, और या फिर ऐसे भी क्वेश्चन उलट के पूछेगा कि खरसावां के लिए करतानिया शब्द को किसने कहा? तो ये टॉलमी ने कहा था, ये टॉलमी के द्वारा प्रयोग किया गया था। ठीक, अब देखते हैं आगे। मेगास्थनीज ने कीचुंग क्षेत्र की जनजाति को मैदो गैब्रोगोई के नाम से संबोधित किया है। मेगास्थनीज ये भी हिस्ट्री का था, तो ये हिस्ट्री से रिलेटेड है, तो हिस्ट्री में तो सारा कुछ आएगा। तो झारखंड में मेगास्थनीज जब आए थे तो उसका जब वर्णन किया मेगास्थनीज ने, तो कीजुंग क्षेत्र की जनजाति को उन्होंने क्या कहा? मोदो ग्रबोगोई। ठीक, अब आते हैं झारखंड में आदिवासियों का प्रवेश। झारखंड में जो आदिवासी का प्रवेश हुआ था, तो उसके बारे में जानते हैं। ये जनजाति है, कौन कौन जनजाति है? देखिए पहले, बिरजिया, बिरहोर, खड़िया।
ठीक। और फर्स्ट में है असुर जनजाति, फर्स्ट में है असुर जनजाति। उसके बाद है बिरजिया, बिरहोर, खड़िया। तीसरा है कोरवा, चौथा है मुंडा, उराव, हो, और पांचवा है चेरो, खरवार और संथाल। ठीक। अब हम लोग देखते हैं इसका वर्गीकरण करके, इसको हम लोग देखेंगे। असुर जनजाति जो है झारखंड में, वो झारखंड के प्राचीनतम जनजाति हैं और ये सबसे पहले कहाँ पाए गए? रांची, लोहरदगा और गुमला। ठीक। तो असुर जनजाति झारखंड की प्राचीनतम जनजाति है और ये जनजाति कहाँ थे पहले? रांची, लोहरदगा और गुमला। दूसरे नंबर पर आते हैं बिरजिया जाति, बिरहोर जाति और खड़िया जाति। ये तीनों संभवतः कैमूर की पहाड़ियों से होकर छोटा नागपुर में प्रवेश किया था। ठीक। और कोरवा के बारे में अगर बोले तो कोरवा में ये दर्शाया नहीं गया है। और मुंडा, उराव, हो, ये तीन जनजाति थी ऐसे जो मुंडाओं के नागवंश की स्थापना में योगदान दिया था। मुंडाओं ने नागवंश की स्थापना हुआ था, उन्होंने उस स्थापना में योगदान दिया था। कौन कौन? मुंडा, उराव और हो जाति, ये तीनों जाति नागवंश की स्थापना में अपना योगदान दिया। और उराव जनजाति जो है वो झारखंड में राजमहल और पलामू नामक दो शाखाओं में बसे थे। झारखंड के राजमहल और पलामू, झारखंड के पलामू और राजमहल, ये दोनों शाखाओं में बटे हुए थे। दोनों शाखाओं में कौन कौन? मुंडा, उराव और हो जाति वो जनजाति, सॉरी। और मुंडाओं का नागवंश का स्थापना जो हुआ था, तो मुंडा, उराव, हो, ये तीनों का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान था नागवंश स्थापना के लिए। ठीक। और देख लेते हैं बिरजिया, बिरहोर और खड़िया, ये तीनों कैमूर की पहाड़ियों से होकर छोटा नागपुर में प्रवेश किया था, जबकि असुर जनजाति झारखंड का सबसे प्राचीनतम जनजाति है। ठीक। तो ये याद रखिएगा। ऐसे पूछेगा कि झारखंड का प्राचीनतम जनजाति कौन सा है, तो बहुत ऑप्शन दे देगा 3-4, उसके बाद आपको असुर में लगाना है। ठीक। और ये रांची, लोहरदगा और गुमला में इसको देखा गया था। वहीं पे बात करते हैं हम लोग चेरो, खरवार, संथाल। ये तीन जनजाति के बारे में याद करेंगे, चेरो, खरवार और संथाल। तो यहीं पे 1000 जो ईसा पूर्व था, उसमें चेरो, खरवार और संथालों को छोड़कर झारखंड में पाई जाने वाली सभी जनजातियां छोटा नागपुर क्षेत्र में बस चुकी थी। तो जो झारखंड में जो अधिक से अधिक जनजाति है वो कहाँ बसे थे? छोटा नागपुर क्षेत्र में। ठीक। और जो 1000 ईसा पूर्व था, जो 1000 ईसा पूर्व में चेरो, खरवार और संथाल जाति को छोड़ के आया था। मतलब वो तभी छोटा नागपुर में नहीं बसे थे, बाकी सारा जनजाति बस गया था, लेकिन ये चेरो, खरवार, संथाल जनजाति नहीं बस पाए थे 1000 ईसा पूर्व तक। उसके पूर्व मध्यकाल में संथाल हजारीबाग में बसे, हजारीबाग में सबसे ज़्यादा संथाल बसे। और ब्रिटिश काल में संथालों का विस्तार संथाल परगना से हुआ। जब ब्रिटिश काल आए, यानी अंग्रेजी शासन आए, जब अंग्रेजी शासक सब आए यहाँ पे डेरा डालने, तो जो ब्रिटिश काल चल रहा था उस वक्त, और उस वक्त संथालों का जो विस्तार हुआ था उसी को बोला जाता है संथाल परगना क्षेत्र में विस्तार हुआ था, इसीलिए उनका नाम संथाल परगना क्षेत्र पड़ा। वो कब पड़ा? ब्रिटिश काल के टाइम में संथालों का जो विस्तार हुआ था वो संथाल परगना क्षेत्र में हुआ था। और पूरी मध्यकाल में संथाल हजारीबाग में बस गए थे। ठीक। और जहाँ पे आप लोगों को और ये भी ये याद रखना है एक की पॉइंट की चेरो, खरवार, संथाल 1000 ईसा पूर्व में नहीं बस पाए थे। नवीन, मध्य और प्राचीन जनजाति। नवीन, मध्य और प्राचीन जनजाति और प्राचीनतम जो है, ये तीनों नवीन, मध्य और प्राचीनतम। अब ये तीनों का देखते हैं। ये 1000 BC में बताया गया है। जो ऊपर देखे, ऊपर में क्या देखे थे हम लोग? मुंडा, उराव, हो 1000 ईस्वी तक नहीं बस पाए थे छोटा नागपुर क्षेत्र में। और वहीं पे देखते हैं नवीन, मतलब जो नया आया उसमें जो बसा वो चेरो, खरवार और संथाल बसा है। मध्यकाल वाला जो था युग, मध्य हिस्ट्री,
मध्यकालीन जो झारखंड है, तो उसमें जो देखे थे हम लोग, मुंडा उराव हो बस चुके थे। और वहीं पे प्राचीन काल में अगर देखें तो ये कोरवा में बसे थे प्राचीन काल में। और प्राचीनतम काल की बात करें तो असुर, बिरजिया और बिरहोर और खड़िया, ये 4 जनजाति प्राचीन में ही बस गए थे। असुर, बिरजिया, बिरहोर और खड़िया, ठीक। और प्राचीन में कौन बसा था? कोरवा। मध्य में कौन बसा? मुंडा उराव हो। और नवीनतम जो नया बसा है कौन? चेरो, खरवार और संथाल, ठीक। अब हम बात करते हैं वैदिक साहित्य में झारखंड की जनजातियों के लिए असुर शब्द का प्रयोग किया गया। वैदिक साहित्य में झारखंड की जनजातियों के लिए असुर जनजाति का प्रयोग किया गया। और वेदों में असुरों की वीरता और कर्तव्य का उल्लेख है। जो असुर जनजाति था वो वेद में उसकी वीरता और कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। और जबकि वैदिक साहित्य में झारखंड की जनजाति के लिए कौन सा शब्द किया गया? असुर जनजाति का प्रयोग किया गया। ऋग्वेद का बात करते हैं तो वीर ऋग्वेद असुरों को लिंग पूजक और शीशनों का देव कहा गया। ऋग्वेद में असुरों को लिंग पूजक और शीशनों का देव कहा गया। किसमें? ऋग्वेद में। और साहित्यकार का बात करते हैं तो साहित्यकार बुकानन, याद रखिएगा, इतिहासकार हैं ये बुकानन। और इन्होंने बनारस से लेकर वीरभूमि पश्चिम बंगाल तक के पठारी क्षेत्र को झारखंड का रूप में वर्णित किया है। बुकानन एक इतिहासकार थे और उन्होंने बनारस से लेकर वीरभूमि पश्चिम बंगाल तक, यानी बनारस से लेकर पश्चिम बंगाल तक के जो पठारी क्षेत्र है, जो पठार वाला एरिया है, वो झारखंड के रूप में ही वर्णित किया है इन्होंने। किन्होंने? बुकानन ने। और महाभारत का जो काल था वो झारखंड को बृहद्रथ वंशी सम्राट जरासंध के अधिकार में था। महाभारत काल में जो झारखंड बृहद्रथ वंशी सम्राट, जो मौर्य सम्राट से ताल्लुक रखते थे, ये आप लोग हिस्ट्री में पढ़ा ही होगा। बृहद्रथ वंशी सम्राट, ये मौर्य साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य, उन्हीं से संबंधित है ये। और उसी का झारखंड में अधिकार था। महाभारत काल में, याद रखिएगा, महाभारत काल में बृहद्रथ वंशी सम्राट जरासंध के अधिकार में था कौन? झारखंड। कब? महाभारत के काल में। और जनजातियों की अधिकता के कारण झारखंड को कर्क खंड भी कहा जाता है। तो झारखंड जनजाति का जो अधिकता है झारखंड में, आप लोगों को पता है कि जनजाति की बहुत ज़्यादा अधिकता है, बहुलता है। और उसी बहुलता के कारण झारखंड को कर्क खंड भी कहा गया। और वहीं बात करते हैं झारखंड का छोटा नागपुर, जो छोटा नागपुर किसको कहा गया? रांची को कहा गया छोटा नागपुर, ठीक। और ये छोटा नागपुर को कर्ण सुवर्ण के नाम से भी संबोधित किया गया। तो नवीनतम नाम है रांची, पहले का नाम छोटा नागपुर या कर्ण सुवर्ण, ठीक। तो ये याद रखिएगा। तो यहीं तक का था आज का क्लास, क्योंकि मैं ज़्यादा लॉन्ग नहीं बना रही हूँ, तो शॉर्ट ही रहेगा तो अच्छा रहेगा। और पार्ट वाइज मैं बना देती हूँ। जो पार्ट छोटा है वो तो एक ही पार्ट में बना लेती हूँ, और जो पार्ट थोड़ा बड़ा है उसको 2-3 पार्ट में मैं कवर कर ही देती हूँ। तो आशा करती हूँ आप लोग को ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। और आप लोग प्लीज़ 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 मुझे ऐसे ही सपोर्ट कीजिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। शेयर करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि अधिक से अधिक लोगों को आप लोग के वजह से ही हेल्पफुल होने वाला है, हेल्पफुल होगा। इसलिए आप लोग प्लीज़ प्लीज़ इस सेशन को शेयर करिए, ठीक। मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।